नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजीत और स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बायोलॉजी के 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs लेकर आया हूं, जो कि विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम जैसे यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग एंड अदर एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। बायोलॉजी के क्वेश्चन को अक्सर एग्जामों में देखा जाता है। अगर हम बात करें एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस की, तो इसका वेटेज कुछ ज़्यादा ही है। चूँकि यह वीडियो जो है काफ़ी लंबा है, 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs का है, इसलिए इस वीडियोज़ को मैंने कई पार्टों में डिवाइड कर दिया है। ये हमारा पार्ट 1 है। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे डिस्कशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु एनिलिडा ग्रुप के अंतर्गत आता है? आपका पहला ऑप्शन है तिलचट्टा, दूसरा ऑप्शन है केंचुआ, तीसरा ऑप्शन है स्टारफिश और चौथा ऑप्शन है घोंघा। तो इसका आंसर है केंचुआ। अब देख लेते हैं कौन कौन से ग्रुप हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं एनिलिडा ग्रुप की, तो एनिलिडा ग्रुप में कौन कौन से आते हैं? तो केंचुआ, जोक और नेडिस जो है एनिलिडा ग्रुप से संबंधित है। फिर अगर बात करें ऑर्थोपोडा ग्रुप की, तो ऑर्थोपोडा ग्रुप से तिलचट्टा, जू, खटमल, मक्खी, मच्छर, झींगा मछली आदि जो है ऑर्थोपोडा ग्रुप से संबंधित है। फिर घोंघा, सीपी, सीपिया, ऑक्टोपस जो है वो मोलस्का ग्रुप से संबंधित है। फिर तारा फिश, तारा मछली, समुद्री खीरा, जेली फिश, ये जो किस ग्रुप से संबंधित है? इकाइनोडर्मेटा से। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति जगत का वर्गीकरण किसने किया? पहला ऑप्शन है थियोफ्रेटस, दूसरा ऑप्शन है एक्लर, तीसरा ऑप्शन है अरस्तु और चौथा ऑप्शन है लिनियस। तो इसका आंसर है एक्लर। अब देख लेते हैं कौन कौन से वैज्ञानिकों ने क्या क्या नाम दिया है। एक्लर ने 1883 ईस्वी में वनस्पति जगत का वर्गीकरण किया। तो 1983 ईस्वी में एक्लर ने वनस्पति जगत का वर्गीकरण किया था। फिर अगर हम बात करें थियोफ्रेटस की, तो थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया है। थियोफ्रेटस ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वनस्पति जगत को क्रमबद्ध रूप से वर्गीकृत करने का सफल प्रयास किया था। फिर अरस्तु के बारे में आप लोग जानते हैं कि अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, साथ ही साथ इनको जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक कहने का पीछे रीजन भी है, क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जीवधारियों को क्रमबद्ध रूप से वर्गीकृत करने का प्रयास किया था। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया, जिसमें इन्होंने 500 से अधिक जंतुओं का उल्लेख किया है। फिर अगर बात करें आधुनिक समय में वर्गीकरण का पिता किनको कहा जाता है, तो आधुनिक समय के वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है और इनकी एक फेमस बुक है उसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा पादप रोग विषाणु जनित है? पहला ऑप्शन है आलू का सैथिल रोग, दूसरा ऑप्शन है ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, तीसरा ऑप्शन है बंकी टॉप ऑफ बनाना और चौथा ऑप्शन है साइट्रस कैंकर। तो इसका आंसर है बंकी टॉप ऑफ बनाना। अब देख लेते हैं पादपों में विषाणु जनित कौन से रोग होते हैं, जीवाणु जनित कौन से रोग होते हैं और कवक जनित कौन से रोग होते हैं। तो पादपों में विषाणु जनित होने वाले रोग कुछ निम्नलिखित हैं जिनको हम लोग देखते हैं। जैसे बंकी टॉप ऑफ बनाना, ये जो होता है पादपों में विषाणु से होता है। फिर तंबाकू का मोजैक रोग यानी TMV, तंबाकू मोजैक वायरस, रंग परिवर्तन और पोटैटो मोजैक, ये सभी जो पादप में रोग हैं वो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। फिर अगर हम बात करें जीवाणु जनित रोग की, तो जीवाणु जनित रोग में हमारे कौन कौन से पादप में रोग होता है? वो है आलू का सैथिल रोग, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, धान का माड़ी रोग, साइट्रस कैंकर और गेहूं का टुंडू रोग। तो गेहूं का टुंडू रोग, धान का अंगमारी, वहाँ पे अंगमारी छूट गया,
तो धान का अंगमारी रोग, साइट्रस कैंकर और ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, ये जो है पादपों में जो रोग होते हैं वो किसके कारण होते हैं? जीवाणुओं के कारण होते हैं। फिर बात करें अगर कवकों से होने वाले रोग कौन कौन से हैं पादप में, तो सरसों का सफ़ेद रस्ट जो होता है वो कवकों के कारण होता है, यानी फंगी के कारण होता है। गेहूं का ढीला स्मट जो होता है कवक के कारण होता है। गेहूं का किट्टू रोग भी कवक के कारण होता है। आलू की अंगमारी, मूंगफली का टीका रोग आदि जो है कवकों से होने वाले पादपों में रोग हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आप चीज़ों को अच्छी तरह से कोरिलेट कर पा रहे होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्जिन्स की खोज किसने की? पहला ऑप्शन है कुरोसावा, दूसरा ऑप्शन है डार्विन, तीसरा ऑप्शन है मिलर और चौथा ऑप्शन है वेयरिंग। तो इसका आंसर है डार्विन। तो डार्विन ने ऑक्जिन्स की खोज की और वो कब खोज की? 1880 ईस्वी में। अब बात करें ऑक्जिन्स की, तो यह कैसा हार्मोन है? तो यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसके कारण पौधे में सीड्स की प्रमुखता होती है। पौधे की जो लंबाई में वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है? ऑक्जिन्स हार्मोन के कारण होती है। फिर अगर हम बात करें जिब्रेलिन्स की, तो जिब्रेलिन्स की खोज जो जिब्रेलिन्स के जो खोजकर्ता थे हुए थे, उनका नाम था कुरोसावा। यह क्या करता है हार्मोन? यह बौने पौधे को लंबा कर देता है। यह फूल बनने में मदद करता है, यानी बौने पौधे को लंबा करने वाले हार्मोन का क्या नाम है? जिब्रेलिन्स। फूल खिलाने वाले हार्मोन का, फूल बनने में मदद करने वाले हार्मोन का क्या नाम है? जिब्रेलिन्स। जिसका खोज किसने किया था? कुरोसावा ने। फिर अगर हम बात करें साइटोकाइनिन की, तो साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने 1955 ईस्वी में की। यह प्राकृतिक रूप से ऑक्जिन्स के साथ मिलकर काम करता है। तो कौन सा पादप हार्मोन साइटोकाइनिन के साथ मिलकर काम करता है? तो वो है ऑक्जिन्स। यह आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। और साइटोकाइनिन की खोज किसने की? तो मिलर ने 1955 ईस्वी। तो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। फिर अगर हम बात करें एब्सिसिक एसिड की, तो एब्सिसिक एसिड की खोज वेयरिंग ने की। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है, यानी यह वृद्धि को रोकता है, इसी कारण इसको वृद्धि रोधक हार्मोन कहा जाता है। यह बीजों को सुषुप्त अवस्था में रखता है। इसका अर्थ होता है कि यह बीजों को अंकुरित नहीं होने देता है। कौन सा? एब्सिसिक एसिड। यह पत्तियों के विलयन में मुख्य भूमिका निभाता है, यानी पत्तियों के गिराने में इसका मुख्य भूमिका होता है। और ये पुष्पन में भी बाधक है, यानी ये फूल भी खिलने नहीं देता है। तो ये था हमारा पादप हार्मोन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? पहला ऑप्शन है बोबड़ी, दूसरा ऑप्शन है कैमिलो गोल्जी, तीसरा ऑप्शन है अल्टमैन और चौथा ऑप्शन है डी डुबे। तो इसका आंसर है अल्टमैन। अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1886 ईस्वी में किया। और आपको मालूम होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस भी इसे कहा जाता है, ठीक है ना। और एक बात अल्टमैन के बारे में मैं आपको बता दूं कि अल्टमैन ने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम से संबोधित किया था। बायोप्लास्ट नाम से किसको जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। फिर बात करें अगर बोबड़ी की, तो बोबड़ी ने तारककाय की खोज की जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तारककाय किस में पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में, ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तारककाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिसको क्या कहा जाता है? सेंट्रियोल कहा जाता है। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट को रेड कलर से हाईलाइट्स कर दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। यह समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। फिर अगर बात करें कैमेलियो गोल्जी की, तो गोल्जी काय की खोज किया था किसने? कैमेलियो गोल्जी ने। यह सूक्ष्म नलिकाओं के थैलियों का बना होता है। इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो ये सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, ठीक है। कौन सा कोशिका का कौन सा अंग जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। और कोशिका का यातायात प्रबंधक किसको कहा जाता है? तो कौन सा है? गोल्जी का। फिर अगर हम बात करें लाइसोजाइम की, तो लाइसोसोम की जो खोज है डी ड्यूबेन ने की थी। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसमें 24
इसमें 24 प्रकार के एंजाइम होते हैं लाइसोसोम के। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुबे ने। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन है फेलिस डोमेस्टिका, दूसरा ऑप्शन है बॉस इंडिकस, तीसरा ऑप्शन है मस्का डोमेस्टिका और चौथा ऑप्शन है राना टिग्रीना। तो इसका आंसर है राना टिग्रीना। अब देख लेते हैं कि हमारे ऑप्शन में किन किन जंतुओं का नाम ऑप्शन में जुड़ा हुआ है। तो फेलिस डोमेस्टिका के नाम से बिल्ली को जाना जाता है, साइंटिफिक नेम है ये। फेलिस डोमेस्टिका किसका नाम है? बिल्ली का नाम है, जिसमें से फेलिस वंश को बता रहा है और डोमेस्टिका स्पीसीज को बता रहा है। यानी फेलिस जो है जेनेरिक को डिनोट कर रहा है और डोमेस्टिका किसको डिनोट कर रहा है? स्पीसीज का को डिनोट कर रहा है। फिर बॉस इंडिकस की बात करें तो बॉस इंडिकस किसका साइंटिफिक नेम है? गाय का साइंटिफिक नेम है बॉस इंडिकस। फिर मस्का डोमेस्टिका किसका साइंटिफिक नेम है? तो मक्खी का मस्का डोमेस्टिका है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप चीज़ों को अच्छी तरह से कोरिलेट कर पा रहे होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? काइटिन, पहला ऑप्शन है काइटिन, दूसरा ऑप्शन है सेल्यूलोज, तीसरा ऑप्शन है पेप्टिडोग्लिकेन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है पेप्टिडोग्लिकेन। जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? पेप्टिडोग्लिकेन की। अब देख लेते हैं काइटिन के बारे में। तो कवकों का जो कोशिका भित्ति होता है वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कवक का सेल वॉल किससे बना होता है? तो काइटिन का बनाता है। फिर अगर हम पादप कोशिका की सेल वॉल के बारे में बात करें तो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? पिसिकल्चर, ऑफियोलॉजी, सौरोलॉजी या एपीकल्चर? तो इसका आंसर है एपीकल्चर। अब देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। फिर पीसीकल्चर की अगर हम बात करें तो पीसीकल्चर जो है मत्स्य पालन का अध्ययन करने से संबंधित है, यानी मछलियों को कैसे पाला जाता है ये किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? पीसीकल्चर। फिर ओफियोलॉजी, सर्पों का अध्ययन, सांपों का अध्ययन किया जाता है किस विज्ञान की शाखा द्वारा? तो ओफियोलॉजी। फिर सौरोलॉजी, तो सौरोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग पीला किस लवक के कारण होता है? पहला ऑप्शन है बिटानिन, दूसरा ऑप्शन है लाइकोपेन, तीसरा ऑप्शन है कैरोटीन और चौथा ऑप्शन है क्लोरोफिल। तो इसका आंसर है कैरोटीन। अब देख लेते हैं कि पादप में जो लवक पाया जाता है वो कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से लवक हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पादपों में 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। पहला है हरित लवक, दूसरा है अवर्णी लवक और तीसरा है वर्णी लवक। पहला है क्लोरोप्लास्ट, इंग्लिश में इसका हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट, अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। तो अगर हम बात करें हरित लवक की तो यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ होता है जिसको पर्ण हरित कहते हैं, क्लोरोफिल होता है इसके अंदर। इसी की सहायता से जो है पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन बनाते हैं, इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई कहा जाता है। तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पादप कोशिका का रसोई किसको कहा जाता है? तो हरित लवक को, क्लोरोप्लास्ट को। फिर अगर हम बात करें अवर्णी लवक की तो यह रंगहीन लवक है। यह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं। और सूर्य के प्रकाश से कौन वंचित रहता है? जड़। तो जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों में आदि में यह भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है। फिर बात करें वर्णी लवक की तो ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। यह पौधे के रंगीन भागों जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। उदाहरण टमाटर की अगर हम बात करें तो टमाटर का जो रंग लाल होता है वो किस
लवक के कारण होता है तो लाइकोपिन के कारण होता है। और गाजर की बात करें तो गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। फिर चुकंदर की बात करें तो चुकंदर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो विटामिन पाया जाता है। फिर पत्तियों में जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? अभी हमने किया था इस क्वेश्चन को, तो पत्तियों का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये था पादपों में पाए जाने वाले 3 प्रकार के लवक। बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बेस डीएनए में नहीं पाया जाता है? पहला ऑप्शन है एडेनिन, दूसरा ऑप्शन है गुआनिन, तीसरा ऑप्शन है थाइमिन और चौथा ऑप्शन है यूरेसिल। तो इसका आंसर है यूरेसिल। अब देख लेते हैं डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंसेज है। तो डीएनए में 4 बेस उपस्थित होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड तथा साइटोसिन व गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन बांध लिखा गया, सॉरी बंधन होना चाहिए था वहाँ पर, बंध होते हैं। यानी एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और साइटोनिन और गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है एटी एंड जीसी में। एटी में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और जीसी में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर अगर हम बात करें डीएनए और आरएनए में बेस की, तो आरएनए में बेस थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। यानी ऊपर का जो है एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, डीएनए आरएनए में ये तीनों बेस जो होता है सेम होता है, लेकिन आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। फिर अगर डीएनए से इंपॉर्टेंट सवालों की बात करें तो डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है कि डीएनए केंद्रक के अलावा, न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ पर मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है और हरित लवक में पाया जाता है। फिर डीएनए से कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि 1953 ईस्वी में वाटसन एवं क्रिक ने द्विकुंडली संरचना मॉडल, जिसको इंग्लिश में डबल हेलिक्स मॉडल कहा जाता है, का प्रतिपादन किया था। इस काम के लिए उन्हें 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये ईस्वी भी आपको याद रखना है कि डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने कब दिया था? तो 1953 ईस्वी में। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1962 ईस्वी में। फिर बात करें 1968 ईस्वी में डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जो भारतीय मूल के थे, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में जेनेटिक कोड को मॉडिफाई करने के लिए, जेनेटिक कोड पर काम करने के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये भी आपको याद रखना है कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस काम के लिए 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो जेनेटिक कोड को इन्होंने डिफाइन किया था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।